प्रॉपर्टी प्लस, एक ऐसा शो जो देता है प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े सभी अपडेट्स। हम आपको बताते हैं सस्ते में कहां मिलेगा आपके सपनों का आशियाना, और होते हैं आपके हफ्ते भर के भेजे गए सभी सवालों के जवाब। मैं हूं अंकिता और हाजिर हूं प्रॉपर्टी प्लस के लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के शो में आपके लिए क्या है खास। साल 2014 के आम बजट के खास होने की पूरी उम्मीद है। वजह है केंद्र में एनडीए सरकार और नई सरकार के नए वादे और इरादे। क्या कुछ कर सकती है नई सरकार इस बजट में, इस पर खास चर्चा की हमारी संवाददाता शिल्पी डुडेजा ने इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों के साथ। आइए देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लस बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। बजट आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। जाहिर सी बात है रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बजट से, इसीलिए आज हम पैनल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी सारे रियल एस्टेट बाजार से दिग्गज, जिनसे हम बातचीत करेंगे बजट के ऊपर। इसके लिए हमारे साथ आए हैं नवीन रहेजा जी, जो CMD हैं रहेजा डेवलपर से, साथ ही चेयरमैन हैं नेरेटको से। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हैं फिनलेस से पवन जसूजा जी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर चिंटल ग्रुप से प्रशांत सोलेमन, और हमारे साथ जुड़े हैं ओम चौधरी जी, जो फाउंडर हैं CEO हैं फायर कैपिटल से। नवीन सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 30 सेकंड से आपसे मेरे को सिर्फ ये बताइए कि बजट से क्या उम्मीद है आपकी। सबसे पहला उम्मीद है कि हमारा पूरा कंट्री का ग्रोथ जो है, वो पूरे कंट्री का जो ग्रोथ है वो 200 से ऊपर इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं रियल एस्टेट के ऊपर। अगर आपको इकोनॉमी को फ्लिप देना है तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, और पर्टिकुलरली नहीं तो कम से कम हाउसिंग को देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इसको बोलेंगे अगर, तो हमारे लिए फंडिंग, फाइनेंस और टोटल जो सर्कुलेशन है वो इजी हो जाएगा। इससे आप ये देखेंगे इसका इतना रिपल इफेक्ट आएगा पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज इसके साथ ग्रो करेंगी। नई सरकार आ चुकी है, वेलकम किया है रियल एस्टेट सेक्टर ने। आपकी क्या उम्मीदें हैं प्रशांत जी? आपको क्या लगता है इस बार क्या खास होगा बजट में? मुझे ये लगता है कि इस बार एक बहुत बिजनेस फ्रेंडली एंड ग्रोथ फ्रेंडली बजट होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी का इमेज है कि वो बिजनेस फ्रेंडली है, मुझे पूरा उम्मीद है कि बजट में भी ऐसे ही रिफ्लेक्शन आएगा। और जैसे ख़ास तौर से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, फंडिंग ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस को ज़्यादा आसान किया जाना चाहिए। ओम जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है, क्या खास प्रावधान होने चाहिए बजट के अंदर, क्योंकि नई सरकार है, काफ़ी टाइम से निगलेक्ट हो रहा है, मंदी है प्रॉपर्टी बाजार में, तो आपको लगता है कुछ खास स्पेशली होना चाहिए? जैसे आपने कहा बहुत टाइम से ये सेक्टर निगलेक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल है, वो सफ़र कर रहा है, और उसको अनशैकल करने के लिए बहुत डिमांड साइड, सप्लाई साइड पे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम करनी पड़ेगी। डेवलपर्स को अगर देखें तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और डिमांड साइड पे भी वो इस तरीके के कुछ प्रावधान रखे जाने चाहिए जिससे लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा हो और फिर से इन्वेस्ट करने की उनमें क्षमता और रुचि आए। जी, ओम जी ने अफोर्डेबिलिटी की बात की है। मैं पवन जी आपसे जानना चाहूँगी, हमारे देश में 3 करोड़ घरों की मांग है अभी भी, लेकिन घर अफोर्डेबल नहीं है, तो आपको लगता है इस बार कुछ ऐसा कुछ खास होना चाहिए बजट में? उसमें 3 या 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला, क्या सर्विस टैक्स शुड बी एप्लीकेबल फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। सेकंड, देयर शुड बी एनी डिस्काउंट इन द रजिस्ट्री फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। एंड तीसरी चीज़, 10 साल पहले हमने एक लिमिट बनाई, 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट में होम लोन में, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल में माइनस होगा, जो आज के टाइम में कहीं पे भी रेलिवेंट नहीं है। इन दोनों चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड, अगर बूस्ट करना चाह रही है सेविंग या हाउसिंग सेक्टर को, तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसको नॉर्मल सेविंग से बाहर करना पड़ेगा। नवीन सर, सबसे पहले आपसे भी जानना चाहूँगी मैं कि ज़्यादातर डेवलपर्स की मांग है कि सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। आपको लगता है इस बार किया जाएगा, और क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, कम करना चाहिए। ऑलरेडी जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, अगर इसमें आप ओवरऑल सारे टैक्सेस को जोड़ें, इतने ज़्यादा टैक्स हैं। इसी एक सेक्टर के ऊपर इनकम टैक्स भी लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है, लेबर सेस भी लग रहा है, एजुकेशन सेस भी लग रहा है, आपके ऊपर WCT भी लग रहा है।
तो आपको इतने सारे टैक्स हैं, अगर इस सबका टोटल कर दो तो करीब 30 से 60% तक, अगर आप उसको इनकम टैक्स को जो प्रीपेड है आपका ऑलमोस्ट 35% कंपोनेंट, अगर उसको भी आप जोड़ते हैं तो 60% से भी ऊपर आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो सरकार आपसे टैक्स लेके जा पहले निकाल के जा रही है, वो कॉस्ट का पार्ट है। तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ सिंगल टैक्स, सिंगल विंडो एंड सिंगल डेफिनेशन टू द सेक्टर। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की तो बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि बिल्डर्स भी कई बार जातियां करते हैं, रेगुलेटर होना चाहिए और सरकार को इस पर भी जोर देना चाहिए और रेगुलेटर लाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम से रेगुलेटर पेंडिंग है। नहीं, रेगुलेटर ज़रूर बिल्कुल होना चाहिए। इससे जो इंडस्ट्री है इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलेगा। और अगर आप देखते हैं जो रेगुलेटरी बिल है उसके अंदर भी ये सिंगल विंडो क्लियरेंस का है, देयर इज़ सम प्रोविजन इन दैट। तो अगर ये आ जाता है तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक और चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, लेकिन कुछ साल पहले एक इनकम टैक्स में प्रोविज़न था कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएं लेस देन आई थिंक अप टू 1000 स्क्वायर फीट, तो आपको कुछ इनकम टैक्स भी बेनिफिट्स हैं मिलते, लेकिन वो चीज़ उन्होंने एक साल के अंदर हटा दिया। तो अब जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की एक तरफ हम बात करते हैं और एक तरफ इतने सारे टैक्सेस हैं इंडस्ट्री पे, तो एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स इंसेंटिव्स डेवलपर को मिलने चाहिए। नवीन सर, अगर एफडीआई आता है तो क्या आसानी हो जाएगी या मतलब आपको लगता है कि मुश्किल होगा? देखिए, एफडीआई तो ऑलरेडी है, लेकिन एफडीआई में जो इन्होंने लिमिटेशंस रखी हुई हैं जी। दे आर मच हायर। वो फिर बड़े डेवलपर्स तो उसको और बड़े प्रोजेक्ट्स में तो उसको यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन अब टियर 2 सिटीज़ हैं, टियर 3 सिटीज़ हैं, कई जगहों पे छोटी जगह आपको चाहिए, तो आप अगर अलाउ करते हैं तो एफडीआई को भी आप एक एनेबलिंग प्रोविजंस के अंदर उसको आप डिफाइन करें। आप डेली बहुत सारे कस्टमर से डील करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग, उनको चीपर फंडिंग के लिए कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस बजट में, और क्या रहता है उनका नजरिया ग्राहकों का? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दो एंड से है। पहली, जो हाउस अवेलेबल था 20-25 लाख की रेंज में, वो 60-70 लाख रुपए आ गया। ऐसा कुछ में ही नहीं हुआ इंडिया में कि सैलरीज बहुत ज़्यादा जंप आ रहे हैं, 40% जंप आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। थर्ड चीज़ है, जो 2007-2008 में 8-9% पे होम लोन अवेलेबल था, वो 11% से नीचे अवेलेबल नहीं है। आज बिल्कुल अगर एकदम से इंटरेस्ट रेट 7-8% पे अवेलेबल हो जाए होम लोन में, तो उतनी ही परचेजिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। जैसे वो 20 लाख का लोन पहले सेम एलिजिबिलिटी में अगर 25 लाख का अवेलेबल था, तो वो 30 लाख हो जाएगा। तो आज चीपर लोन होना बहुत ज़रूरी अवेलेबल है। बट उसके साथ साथ जैसे रेजा जी ने कहा है बहुत सही कि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग ऑफ डेवलपर कम करनी पड़ेगी। आपको लगता है ओम जी कि लैंड एक्विजिशन बिल में कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे आसानी से लैंड मिल पाए? यू आर राइट। अगर हम लैंड कॉस्ट को और लैंड एक्विजिशन को हैंडल ठीक से नहीं कर पाएंगे तो वहीं सारा कुछ स्टार्ट होता है। आगे जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें सिंगल विंडो चाहिए और बहुत प्रॉब्लम्स फेस जो कर रहा है सेक्टर, वो और ज़्यादा कंपाउंड हो जाएंगे अगर हम लैंड को ही हैंडल नहीं करेंगे। जो रेगुलेटरी बिल है उसमें भी ये होना चाहिए कि as much as you are protecting the customer, you should also protect other parties which are primarily the developer, the builder. प्रॉपर्टी प्लस बजट स्पेशल शो में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। सर, बहुत अच्छी बात है कि बिल्डर्स को खुद भी अपना सेल्फ देखना चाहिए कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, बायर्स परेशान ना हो, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जाहिर सी बात है नवीन सर होना चाहिए। मतलब ग्राहक परेशान रहते हैं। आप देख रहे हैं, अगर आपके सामने ग्रेटर नोएडा वेस्ट का मुद्दा हुआ, एनजीटी हुआ, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, हर जगह पर यही हो रहा है। आपको नहीं लगता कि सेल्फ रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? सेल्फ रेगुलेशन भी होना चाहिए और रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होना चाहिए, लेकिन रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो थ्रॉटल करने के लिए एक और क्लियरेंस लो जी और हमारे दरबार में भी आ पाओ, उसके लिए नहीं होना चाहिए। ये फैसिलिटेटर होना चाहिए साथ में। रेगुलेटरी मैकेनिज्म में अभी जो रेगुलेटरी बिल आया है, ये क्यों अपोज हो रहा है इंडस्ट्री से? क्योंकि काफी सारे आप सारा कुछ ही डेवलपर पे डाल रहे हैं। आपने एनजीटी का मामला आपने एनजीटी का मामला बोला जी।
इससे पहले नोएडा में लैंड का प्रॉब्लम हुआ सारा। जी, सफरर कौन है? कस्टमर। बायर्स। डेवलपर का क्या कसूर है इसमें? क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले सो रहा था? आज जब बिल्डिंगों में आपके दसियों हजार करोड़, बल्कि मे बी ओवर 1 लाख करोड़ रुपए की जब कस्टमर्स की, एक आम आदमी की जब इन्वेस्टमेंट हो गई और जब सब कुछ इन्वेस्टमेंट होके वो घर को लेने के लिए इंतजार कर रहा है, अब आपको याद आया ओखला बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे। सर, तो अगर आपको ओखला बर्ड सेंचुरी तो पहले भी थी, आपने एक स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेशन जो थी वो पहले ही बना के क्यों नहीं उसको मैप करके रखा कि भाई इसके अंदर इतने डिस्टेंस पे ये फॉलो करना होगा, इतने डिस्टेंस पे ये पहले क्यों नहीं किया? आज अगर आप लेके आए हैं तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये सारे नुकसान को कौन भरेगा? क्या बिल्डर भरेगा? ग्राहक भरेगा। ग्राहक भरेगा। क्यों? ग्राहक जो भर रहा है वो गलत भर रहा है ना। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार आपका ओपेक सिस्टम है। आप उस ओपेक सिस्टम को अगर ठीक कर देंगे तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, आप इमरजेंसी क्लॉज के अंदर आप उसको एक पर्पस के लिए एक्वायर करते हैं और बाद में जो है उसको आप किसी और यूज में लेके जाते हैं, तो ये गलती कहाँ है? गलती आपकी सिस्टम में है। आप पहले सिस्टम को ठीक करें। सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेटको की तरफ से आप जवाब दीजिएगा। हरियाणा में लाइसेंस का भी रहता है कि लाइसेंस नंबर आपको देना है, कितने बिल्डर्स उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, हरियाणा में रेगुलेशन में है, एडवर्टाइजिंग हाँ। आप नहीं कर सकते। सर, बहुत से बिल्डर्स हैं जो गलत लाइसेंस नंबर दे रहे हैं। अगर बहुत से बिल्डर गलत देते हैं तो उसकी अगर रिपोर्टिंग करें तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उस पर एक्शन लेती है। ये कंफर्म्ड है ये बात। और बहुत सारे बिल्डर्स जो गलत अनस्क्रूपलस उसमें आते हैं, अगर वो नहीं देते हैं और रिपोर्ट में चले जाते हैं तो दे सफर ऑल्सो, उनका प्रोजेक्ट रोक दिया जाता है इमीडिएटली। तो इस तरीके से पूरे आपने एक नेशनल कोड बनाए ना, आप नेशनल कोड ही नहीं है, रोक दिया जाता है बाद में, तब भी तो सफरर बायर ही है। सेल्फ रेगुलेशन तो मतलब है नहीं ना। अगर एक ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल सिस्टम बनेगा और बायर को आप अवेयर करेंगे कि ये सिस्टम है, ये लॉ है, ये कानून। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रशांत जी, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सारी चीजें हैं जो मोदी सरकार के पाइपलाइन में है कि बेहतर हो पाएंगी आने वाले टाइम में। आपको क्या डिमांड है उस बारे में? क्योंकि ये एक नेशनल का मतलब इट्स अ नेशनल डेवलपमेंट का इशू है। एक तो ये है कि अननेसेसरी लिटिगेशन शुड नॉट बी देयर, एंड अगर होता है तो उसको इमीडिएटली सॉल्व कर देना चाहिए। एंड देन देयर शुड बी मोर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रोड्स। अब जैसे हरियाणा में है कि जो प्राइवेट लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट रोड बनाने के लिए, लेकिन उनको और भी जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं दैट शुड बी अवेलेबल। अब जैसे कोई केस कोई लगा लेता है unnecessarily, these things should be stopped. पवन जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अब प्रॉपर्टी मार्केट नई सरकार के आने के बाद सुधरा है? अगर सुधरा है तो किस तरह के खरीदार लौटे हैं मार्केट में, और अगर नहीं सुधरा है तो कब तक सुधरने की उम्मीद है? देखिए, मार्केट इस समय अच्छा है नई गवर्नमेंट के बनने के बाद, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आ रही है वो बायर्स या इवन कंसल्टेंट के मन में आ रही है। वो आ रही है जैसे एनजीटी वाला इशू हुआ, देयर इज नो फॉल्ट फ्रॉम कस्टमर और बिल्डर। आज सडनली एक ऐसा इशू आया जिससे कि एटलीस्ट 50,000 फ्लैट जो कि अगले 1 साल में 6 से 9 महीने में पोजीशन मिलने वाला था, उस पे ये क्वेश्चन उठ गया कि वेदर दे आर लीगल और नॉट। सिमिलरली इसी टाइम पे कोका कोला कैंपा कोला वाला जो एपिसोड हुआ है बॉम्बे में, उसके बाद से कस्टमर का फियर फैक्टर भी बढ़ गया है कि जब 30-40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि दिस इज इलीगल बिल्डिंग एंड यू हैव टू रिमूव इट, तो क्या इनका पोजीशन हो पाएगा? तो सडनली जो डिमांड है उसमें ये क्वेश्चन उठ गया है। सर, काफी अच्छा इस बार का विजन है कि 100 छोड़ जाएगा। अच्छा, बजट में इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई ना सेंट्रल नोडल एजेंसी इसके ऊपर क्रिएट करेगी बजट में, और फोकस जो होना चाहिए वो बेसिकली स्मार्ट सिटीज जस्ट एक डेफिनेशन नहीं है। स्मार्ट सिटीज़ तभी बन सकते हैं 100 सिटीज़ अगर उसके अंदर आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्रिएट करें, नंबर 1। उसके साथ मॉडल क्रिएट करने के साथ जो है आपको उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मॉडल नहीं बनाएंगे तो लोग आके रहेंगे कैसे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मॉडल के लिए यू हैव टू डिज़ाइन ए सिटी जो कि इन्वेस्टमेंट इनवाइट करे,
अट्रैक्टिव हो इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, इकोनॉमिक ग्रोथ करे, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपने आप आएगा क्योंकि माइग्रेशन होगा फ्रॉम रूरल इकोनॉमी टू अर्बन इकोनॉमी, और उसको इंटरनेशनल लेवल की स्मार्ट सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे। पहले से ही प्रोविज़न करके चलें कि ये इसकी मास्टर प्लान है, फ्यूचरिस्टिक, ऐसे इसमें वैन होगा, कोई चलते फिरते भी अपने लैपटॉप चला सकता है, ये सारे ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क्स होंगे, ये आपकी एक्सेसिबिलिटी इस तरीके से होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होगी, वाटर रिसाइकलिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंट होगी, कोई पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली जो है वो कितना आप उसको कर सकते हैं सोलर बेस्ड या अदरवाइज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को, ये सारी चीज़ टोटल डिज़ाइन करनी पड़ेगी दैट दे आर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट एंड रेवेन्यू जनरेशन एंड जीडीपी ग्रोथ को फोकस करते हुए ये जगह है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। ओम जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस बार के बजट में डिपेंडेंट है रियल एस्टेट मार्केट की, मतलब तय हो पाएगा कि आगे कैसे वर्क होने वाला है रियल एस्टेट मार्केट में अगले 5 सालों में? जो आपका सवाल है कि भाई अब रियल एस्टेट सेक्टर इस पे आगे जो स्टेप्स लेती हैं उस पर कितना डिपेंड करता है, तो वो है क्योंकि माइंडसेट उससे चेंज होगा, नॉट जस्ट ऑफ people in the industry within the country, but more importantly जो बाहर से बैठे देख रहे हैं कि हमें इंडिया में अब नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए ये बजट और आगे आने वाले महीनों में जो भी स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि इस बार के बजट से बायर्स के साथ साथ बिल्डर्स को भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि कुछ खास मिल पाएगा। हमारी ये खास पेशकश देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।